मई सीरीज का भरपूर एक्शन आज और आगे बढ़ेगा क्योंकि आज है पहले हफ्ते की वायदा कारोबार की एक्सपायरी। कल के उतार चढ़ाव भरे सेशन के बाद आज कमजोर शुरुआत के हैं आसार, लेकिन कमजोरी के बाद एक्सपायरी 9300 के ऊपर होगी या 9100 के नीचे की तरफ, ये है बड़ा सवाल। लेंगे जवाब। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जिस तरह से एफआईएस की बिकवाली आ रही है अनिल जी, रोज हम देख रहे हैं कि डाउ में लगभग 400 अंक की मूव आती है और आखिरी घंटे में ही आती है, या तो अच्छी रिकवरी आती है या फिर गिरावट आती है। तो वैसे भी ग्लोबल संकेत मिले जुले से आ रहे हैं। कोरोना को लेकर चिंता है सर। बहुत सारी बातें आज करने के लिए एक्सपायरी वाले दिन, पर सबसे पहले बता दीजिए कि आज के बड़े ट्रिगर्स क्या हैं सर। दीप, देखिए, एक बड़ा ट्रिगर तो यही कि आज आपने और मैंने टाई नहीं पहनी, क्योंकि बहुत लोग है ना टाई से अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट का मूड माहौल कैसा है, तो हमने कहा आज कंफ्यूज ही रहने दें। लेकिन घर पे बैठे बैठे ऐसा लगता है कि कुछ चेंज होना चाहिए, थोड़ी घर वाली फीलिंग भी आए, तो टाई और सूट पहनना थोड़ा भारी काम है। और वैसे तो कल फ्राइडे है, तो कल तो वैसे भी कैजुअल डे है, लेकिन चलिए आज ट्रिगर्स के लिहाज से अमेरिका की बात करें। सबसे पहले जहां डाउ में कल मजबूत शुरुआत होने के आसार थे ही, कल हम जब बंद हुए तो डाउ 200-250 पॉइंट ऊपर फ्यूचर ट्रेड कर रहे थे, वैसी मजबूती दिखी भी, लेकिन फाइनली बंद होते होते सारे गेंस निकल गए। आखिरी एक घंटे में तेज गिरावट आती हुई दिखी लगातार दूसरे दिन, यानी कि क्लोजिंग के वक्त वो मूड माहौल कंफर्ट और कॉन्फिडेंस का नहीं दिख रहा। अमेरिका में कल फिर से 2,500 से ज़्यादा लोगों की मौतें हुई और वही 25,000 लोग संक्रमित होते हुए दिख रहे हैं, तो कोरोना को लेकर कहीं कोई राहत के संकेत है नहीं। जीएसके आज एचयूएल में अपना हिस्सा बेचने वाली है, लगभग 0.6%, और भारतीय बाजारों के लिए ये सबसे बड़ा आज इवेंट है और उसमें करीब 25,000 करोड़ की डील ये होनी है, तो इस पर नजरें रहेंगी ही रहेंगी। मई में एफआईएस ने फिर से सेल बटन दबाया। 3 दिनों से लगातार कैश मार्केट में बिकवाली के आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखेंगे आगे ये आंकड़े किस तरह से आगे बढ़ते। तो इन 4 ट्रिगर्स पर आज वायदा कारोबार की एक्सपायरी के दिन हम ट्रेड करने वाले हैं। दीप, बिल्कुल अनिल जी, तो एक्सपायरी का दिन है आज। करेंसी मार्केट भी बंद है बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी पर सर यहाँ पर एक दिग्गज स्टॉक एचयूएल, इसमें जीएसके अपनी हिस्सेदारी बेच रहा है। मर्जर के बाद हमें मालूम था कि हिस्सेदारी होगी और ये भी संकेत थे कि बेचने वाले, पर आज फाइनली वो दिन है। 25 से 26 हजार करोड़ की ये बिकवाली हो सकती है सर। ऐसे बाजार में जो स्ट्रगल कर रहा है इस समय लिक्विडिटी के साथ, क्या लगता है सर, कॉन्फिडेंस आएगा? फंड्स एचयूएल है तो फंड्स तो जरूर खरीदेंगे, पर क्या इसका बाजार पर कुछ असर हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी डील होने वाली है? बिल्कुल, बाजार पर असर होगा और जरूर होगा दीप। और पहले इस डील की अच्छी और खराब दोनों बातों पर हम बात करते हैं। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह कि देखो, ग्लैक्सो का पूरा कॉन्फिडेंस है कि 0.6% हिस्सेदारी, जो लगभग 25,000 करोड़ रुपए की, वो बाजार के खराब मूड माहौल में भी बेच सकते हैं। अब खराब मूड माहौल हम इसलिए कह रहे हैं कि निफ्टी ऊपरी स्तरों से नीचे है, लेकिन हो सकता है ग्लैक्सो को ये लग रहा है कि निफ्टी निचले स्तरों से काफी ऊपर है। दूसरी बात, एचयूएल का स्टॉक अभी कुछ समय पहले ही लाइफ टाइम हाई पर पहुंचा था, तो उनके लिए शायद ये बात हो सकती है कि स्टॉक लाइफ टाइम हाई के बेहद करीब है, और ऐसे में जब कंजम्पशन और फार्मा स्टॉक्स की डिमांड है तो क्यों ना अभी ही बेच दिया जाए, इंतजार क्यों करें। तो उस लिहाज से ग्लैक्सो को अभी अच्छी प्राइस मिल रही है, वो बेचना चाहते हैं। और बढ़िया बात है कि इस तरह के बाजार में भी इन्वेस्टर्स हैं जो 25,000 करोड़ रुपए की एपेटाइट रखते हैं, इतना पैसा लगाने की ताकत रखते हैं और हिम्मत रखते हैं और लगाना चाहते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन बाजार के लिहाज से इसमें नेगेटिव्स क्या हैं? पहली चीज तो ये कि ये क्यों जब फार्मा और कंजम्पशन स्टॉक्स, एफएमसीजी स्टॉक्स अच्छे दिख रहे हैं, तो ग्लैक्सो को बेचने की जल्दी है। आराम से बेचे, जल्दी क्या है, जब ये थीम, ये सेक्टर इतना मजबूत है। और ऐसा तो है नहीं कि ग्लैक्सो को बहुत पैसों की जरूरत हो, पैसों की भी जरूरत शायद नहीं है, अच्छी खासी कैश रिच कंपनी है, तो फिर क्या ये बेचने का वक्त सही है, पहली चीज। दूसरी चीज, बाजार का मूड माहौल सुधरे उसके बाद बेचे तो शायद प्रीमियम या प्राइस उन्हें अच्छी मिल सकती थी, लेकिन उसके बजाय वो अभी बेचने का क्यों सोच रहे हैं। तीसरी चीज, अगर ग्लैक्सो बेचना चाहता है, अब तक जो संकेत हैं वो ये कि शायद यूनिलीवर, जो कि एचयूएल की पेरेंट कंपनी है, उनका इंटरेस्ट स्टेक खरीदने में नहीं है। अगर इतना बड़ा स्टेक बिके और अगर आपका पेरेंट नहीं खरीदना चाहे, देखना होगा कि वो खरीदते हैं या नहीं खरीदते हैं। अगर वो खरीदते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी तक जो संकेत है उसके मुताबिक एचयूएल खरीदने के माफ कीजिएगा, यूनिलीवर खरीदने के मूड में नहीं है। तो क्या यूनिलीवर को इस दाम पर एचयूएल का स्टॉक महंगा दिखता है,
क्या उन्हें इंडियन कंपनी में ग्रोथ कम दिखती है, या उन्हें लगता है कि 1850-1900 के दाम पर भी 60-65 के पीई मल्टीपल पर स्टॉक बहुत महंगा है, तो यहाँ नहीं करना चाहिए। ये वही यूनिलीवर का मैनेजमेंट है जिन्होंने, जहाँ तक मुझे याद है, शायद 500-550 रुपए के आसपास ओपन ऑफर देकर एचयूएल में बड़ी खरीदारी की थी, और तब स्टॉक 5-7 साल की सुस्ती के बाद भागा, और भागकर देखिए कहां तक पहुंचा है। तो इस वक्त एचयूएल में स्टेक बढ़ाने में यूनिलीवर अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो बाकी लोग क्यों। ये तो सब बात हुई खाली डील से रिलेटेड, लेकिन अगर पूरे मार्केट पर इसके असर की बात करें, दीप मैं एक सिंपल सवाल पूछता हूं। अल्टीमेटली एक 25,000 करोड़ की डील बहुत बड़ी डील है, जो होगी लोग पैसा लगाएंगे। फर्ज करें यही 25,000 करोड़ की खरीदारी इन्वेस्टर्स के तौर पर लोग एचयूएल के स्टॉक में स्क्रीन पर करें। यही खरीदारी अगर एचयूएल की ब्लॉक डील में ग्लेक्सो को एग्जिट देने के बजाय ये इन्वेस्टर्स पैसा लगाएं मार्केट में, तो बाजार का क्या हो सकता है, एचयूएल के स्टॉक का क्या हो सकता है। अगर कैश में यही स्क्रीन पर खरीदारी हो तो एचयूएल का स्टॉक 2,500-3,000 हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं। यही खरीदारी अगर 25,000 करोड़ की बाजार में आए अलग अलग स्टॉक्स में, तो निफ्टी शायद 1,000 पॉइंट बढ़ जाए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। इसका मतलब क्या है, अल्टीमेटली बाजार से आपके 25,000 करोड़ निकल रहे हैं, और निकल कर कहां जा रहे हैं, निकल कर ऐसी जगह जा रहे हैं जो वापस बाजार में नहीं आने वाले। बात को समझिए, ये पैसे जा रहे हैं ग्लेक्सो। ग्लेक्सो ऐसा तो है नहीं कि लीवर की स्टेक बेचकर कोई और खरीदेगा मार्केट में आकर, उसको तो अपनी स्टेक बेचकर निकल गया। तो अल्टीमेटली बाजार से लिक्विडिटी निकल रही है, और ये शायद मुझे लगता है कि थोड़ा सा शॉर्ट टर्म नेगेटिव आप मानकर चल सकते हैं। पॉजिटिव में ये सोच सकते हैं कि ठीक है, 25,000 करोड़ की डेप्थ है, लिक्विडिटी है, मार्केट एब्जॉर्व कर रहा है, वो भी इस तरह के मूड माहौल में, वो अपनी जगह अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त बाजार को लिक्विडिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है, और जब हम कह रहे हैं कैश इज किंग, तो कैश बाजार के लिए किंग है। बाजार के पास जितना कैश रहेगा उतना लोअर लेवल्स पर और दूसरे स्टॉक्स में भी काम आएगा। तो मुझे लगता है कि लिक्विडिटी के लिहाज से ये थोड़ा सा नेगेटिव है। अब आइए स्टॉक प्राइस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, मैं एक एक करके तीनों चीज बता दूं। मैंने ग्लेक्सो के हिसाब से बता दिया, मार्केट के हिसाब से बता दिया, अब स्टॉक के हिसाब से बता दिया। 1,850 रुपए आमतौर पर है ना, जब भी ब्लॉक डील होती है लोगों के मुंह में पानी आता है कि क्या जहां ब्लॉक डील हो रही है, जहां बड़े लोग खरीद रहे हैं, हम भी ले लें क्या। राइट, सोचना ठीक भी है, लेकिन ये सोचना कब ठीक है, ये सोचना ठीक है तब जब वन साइडेड तेजी का मार्केट हो और आपको आउटलुक बहुत अच्छा दिखा हो। जो लीवर -7% की या -7% की ग्रोथ दिखा रहा हो, और जहां खुद चेयरमैन ने अपने रिजल्ट के साथ ये कहा कि अभी हम ये देखेंगे कि ये जो डिमांड डिस्ट्रक्शन हुआ है ये सिर्फ कोरोना की वजह से हुआ है या फिर स्ट्रक्चरल इसमें इश्यूज है, इस पर अभी भी लीवर को अपना फाइनल मन बनाना है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको हमें जल्दी क्या है एचयूएल खरीदने की। 1,850 रुपए पर भी 60 के पी मल्टीपल पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो किसी भी लिहाज से सस्ता नहीं है। तीसरी बात, जिस किसी को लीवर में बड़ा पैसा लगाना है, ऑल बायर्स विल बी सेटिस्फाइड। 25,000 करोड़ में किसी की भी एपेटाइट कम नहीं रहती। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पूरी 25,000 करोड़ की डील हो जाएगी, इतने बायर्स मिल जाएंगे। तो फिर ऐसे में किसी को भी खरीदने की जल्दी क्या है। मेरा ये समझना है, एक बार लीवर में जो सप्लाई होनी है उस सप्लाई के चलते मोस्टली सारे इन्वेस्टर्स सेटिस्फाई हो जाएंगे, और ऐसे में एक बड़ी अपसाइड की गुंजाइश खत्म हो जाती है। तो मैं ये कहूंगा कि जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो कोई जल्दबाजी ना करें, ये सोच कर कि मैं 1850 में ले लूंगा तो 2100-2200 में वापस बेच दूंगा। मुझे नहीं लगता कि वापस 2000-2050 के ऊपर लीवर के लिए जाना आसान होगा। तो पॉइंट सिंपल है कि आप क्विक गेंस के लिए अगर आप ये सोचेंगे मैं ब्लॉक डील की प्राइस पे, हाँ 25-50 रुपए 100 रुपए इधर उधर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मेरी सलाह ये होगी कि आप ये सोच कर न लें कि बाकी बड़े इन्वेस्टर्स ले रहे हैं, सारी सप्लाई एब्जॉर्ब होगी, अब स्टॉक बढ़ेगा। अगर बढ़ेगा तो वहां पर आपको, आपके पास लीवर पड़ा है तो आपको वहां हल्का करना चाहिए, अपनी बेचकर वापस इंतजार कीजिए। तो मुझे ये समझ में आता है कि ब्लॉक डील में कूद कर लेने की कोई आपको जरूरत नहीं है, और स्टॉक की अपसाइड अब लिमिटेड होती हुई दिखेगी। बिल्कुल, तो ये दो बड़ी बातें हैं कि ब्लॉक डील में कूद कर खरीदने की जरूरत नहीं है, और स्टॉक की वैसे भी अब अपसाइड आपको थोड़ी लिमिटेड होती हुई दिखेगी। आज तो खैर बहुत बड़ा सप्लाई आने वाला है एचयूएल के शेयर्स का, और बाजार पर भी थोड़ा इसका इम्पैक्ट जरूर आपको देखने को मिलेगा। सर, बाजार की बात करें तो आज का दूसरा बड़ा ट्रिगर है एक्सपायरी। हम देख रहे हैं सर कि
जैसे कि अभी मैं अमेरिका के बारे में भी बोल रहा था, रोज हम देख रहे हैं कि एक बड़ा स्विंग आता है बाजार में। एंड में क्लोजिंग उतनी बड़ी या नीचे नहीं हो, बट निचले स्तरों से बड़ी रिकवरी या फिर ऊंचाई से बड़ी गिरावट जरूर देखने को मिल रही है। उस लिहाज से देखें, और आज भारत में जो एक्सपायरी है एफआईएस की लगातार 3 दिनों में कैश मार्केट में बिकवाली रही है, पर आज के जो एक्सपायरी के लिए संकेत हैं वो कैसे दिख रहे हैं सर? दीप, मई की सीरीज में एक चीज क्लियर होती दिख रही है, वो है कि वॉलेटिलिटी बढ़ने के आसार है। अब वॉलेटिलिटी से मतलब ये जरूरी नहीं कि आपको रेंज बड़ी दिखे। पॉइंट क्या है, मार्च का महीना ट्रेंडिंग था नीचे की तरफ, अप्रैल का महीना ट्रेंडिंग था ऊपर की तरफ। मई के महीने में ये हो रहा है कि आपको दोनों तरफ मौके दिख रहे हैं, ऊपर भी और नीचे भी। थोड़ा सा बायस नीचे की तरफ का अब तक 3 दिनों में ज्यादा रहा है। तो पॉइंट सिंपल है कि आपको रेंज भली छोटी होती दिखे, लेकिन इस छोटी रेंज में वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई दिखेगी। आप देखिए, ज्यादातर बाजार स्पेशली इंडिया और अमेरिका के मार्केट खुलते जिस तरह से बंद थोड़े उसके विपरीत होने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से बंद होते हैं उससे विपरीत डाउ फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं। जिस तरह के डाउ फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं उसके विपरीत वो खुलते हैं और वापस जाकर विपरीत बंद होते हुए दिखते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दीप ये है कि पिछले 2 महीने जबरदस्त ट्रेंडिंग मार्केट देखने के बाद बायर और सेलर दोनों ही अपने अपने लेवल पर कॉन्फिडेंट है बाजार के डायरेक्शन को लेकर, या फिर दोनों ही कम कॉन्फिडेंट है। आप बात को समझिए, या तो दोनों ही कॉन्फिडेंट है कि भाई मैं हर गिरावट में लूंगा ही लूंगा, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं बायर हूं, और या सेलर को लगता है कि नहीं ये सब चीजें टिकने वाली नहीं, सब कुछ खराब है, मुझे हर उछाल में बेचना है। तो या तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, और जब स्ट्रॉन्ग फीलिंग है तो आप हर उछाल पे बेचते हैं, सेलर हैं तो हर गिरावट में खरीदते हैं अगर आप बायर। तो दूसरा ये कि आपको डर लगता है, अगर आपका व्यू क्लियर नहीं है कि अरे 1 महीना इतनी बढ़िया तेजी हो गई, अब और बढ़ पाएंगे नहीं बढ़ पाएंगे, उम्मीदें तो है लेकिन हकीकत कुछ और दिखा रही है, तो आप जैसे ही थोड़ा सा नीचे जाता है आप बेचना शुरू करते हैं। और अगर आप मंदी में है लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं है कि कहीं दवा मिल गई, तो कहीं आजकल कोरोना पे बाजार ने रिएक्शन देना बंद कर दिया, कहीं पैकेज आ गया, तो कहीं लिक्विडिटी ग्लोबल मार्केट्स को ऊपर ले गई, तो फिर जैसे आप ऊपर जाता है बाजार में तुरंत अपनी शॉर्ट पोजीशन काटने लगते हैं। तो ये इन दोनों में से क्या चीज सही है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जो पता है वो ये कि कॉन्फिडेंस की कमी दोनों ही तरह के लोगों में है, और स्पेशली ट्रेडर्स में। जब कॉन्फिडेंस की कमी हो, बाजार वोलेटाइल हो, तो फिर सिंपल चीज है, इसको ट्रेड करने का एक ही तरीका है, आप रेंज पहचानिए और इस रेंज के जिस एंड पर पहले बाजार पहुंचे उसके एक विपरीत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ कॉन्ट्रा ट्रेड लेना पड़ेगा, अदरवाइज कमाना मुश्किल है। कल की तरह देखिए, जब इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल तोड़ रहा है वहां पर अगर हम शॉर्ट कॉल देंगे तो किस तरह से ट्रैप हो सकते हैं, किस तरह से बाजार एकदम से बिना किसी कारण के वी शेप रिकवरी दे सकता है, ये कल हमने देखा। अब आप देखिए कल जिस तरह से 5 मिनट में बैंक निफ्टी 300-400 पॉइंट बढ़ा, अब पूरे दिन भर में कहीं कोई न्यूज नहीं दिखी, कहीं कोई कारण नहीं दिखा, शाम को दूर दूर तक पैकेज की कोई चर्चा नहीं, कुछ नहीं, सिंपल। बढ़ा क्यों किसी को पता नहीं, वापस गिरा क्यों ये किसी को कुछ पता नहीं। तो ये इस तरह के ऑल्टरनेट बॉट्स बाइंग सेलिंग के आते रहेंगे और इसमें हम दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे, कुछ ढूंढ नहीं पाएंगे। इसलिए बेहतर क्या है, बेहतर ये है दीप की डेटा पर फोकस करें, और डेटा आपको ये बता रहे कि 9000 निफ्टी पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में है, 9500 कॉल में है, और इसके बीचों बीच में कश्मकश जद्दोजहद जारी रहेगी। तो उस लिहाज से अब आप चूंकि आज शुरुआत करने के लिए आपके पास संकेत कमजोरी के हैं, तो ठीक है आप 100 पॉइंट नीचे खुल रहे हैं, लेकिन वॉलेटिलिटी उसके बाद भी दोनों तरफ रह सकती है, और एक्सपायरी के दिन उसके लिए उसकी तैयारी हमें कर लेनी चाहिए। बिल्कुल, तो वॉलेटिलिटी दोनों तरफ की आपको मिल सकती है और एक्सपायरी के लिए आपको प्रिपेयर होना चाहिए। अभी थोड़ी देर में अनिल जी से पूरे आज के संकेत भी जानेंगे कि किस तरह का सेटअप लग रहा है, कौन से लेवल्स हैं आपको इम्पोर्टेंट। पर सर उससे पहले एक कोरोना का अपडेट अगर मैं आपको दे दूं, आज आपने ग्लोबल क्यूज भी नेगेटिव रखे हैं सर, और कोरोना को लेकर कहीं पर भी अच्छी खबर नहीं आ रही। आप रोज मेरे को बोलते हैं कि कुछ तो अच्छी खबर दे दो, पर सर दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मामले बिगड़ते ही जा रहे हैं। बल्कि कल जो नए मामलों के अगर आप लिहाज से देखें तो कल का दिन अब तक का सबसे खराब था। 94,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। जो हम डेली एवरेज बात कर रहे थे 75,000 से 80,000 से, अब वो 15,000 नए मामले उससे भी ज्यादा हैं।
तो 94,000 जो नए मामले आए हैं वो एक चौंकाने वाला संकेत है। लगभग 7,000 लोगों की कल मौत हुई है। यूरोप के लिए सबसे खराब दिन था, 30,000 नए मामले सामने आए यूरोप में, और वहां पर भी लगभग 2400 लोगों की मौत हुई है। यूके में अगर आप देखें तो 2 लाख से ज्यादा मामले हैं और कल 6,000 से ज्यादा नए मामले यूके में सामने आए, और ये तब जब इस हफ्ते की शुरुआत में यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने कहा कि कोरोना का पीक हो चुका है उस कंट्री में। इसके अलावा अगर आप देखें तो अमेरिका में तो खैर वैसे भी चिंताजनक संकेत ही हैं। अब मरने वालों की संख्या 75,000 के पार है, 25,000 नए मामले, 2500 लोगों की मौत कल हुई है। और अमेरिका में एक जो ट्रेंड आ रहा है सर, ये एक जो खराब ट्रेंड है वो ये है कि अब जो नए केसेस बढ़ रहे हैं उनके, वो उन राज्यों से बढ़ रहे हैं जिन्होंने लॉकडाउन हटा दिया है। तो जहां पर लॉकडाउन या फिर स्ट्रिक्ट मेजर्स अभी भी हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क है, वहां पर केसेस गिर रहे हैं या फिर कर्व जो है वो फ्लैटन हो रहा है। पर जिन राज्यों में लॉकडाउन हटा दिया गया है वहां पर नए मामले बढ़ रहे हैं। तो वहां पर फिर चिंता वही बढ़ रही है कि लॉकडाउन क्या कुछ ज्यादा जल्दी हटा दिया है या फिर लॉकडाउन हटाने के बाद मेजर्स फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। भारत के लिए एक और खराब दिन था, जो हमारी 1500 से 2000 की एवरेज थी, अब वो हम कह सकते हैं कि वो 3000 के ऊपर की हो गई, क्योंकि लगातार तीसरे दिन 3000 से ज्यादा नए मामले हैं, बल्कि कल तो 3600 नए मामले सामने आए और 1785 लोगों की मौत हो चुकी है इस समय भारत में। कल एक अच्छी बात थी कि 1200 लोग भारत में ठीक हुए, तो 3600 के सामने 1200 ठीक हुए, तो 1:3 की जो एवरेज है, एक नए केस पर एक रिकवरी पर 3 नए केसेस, वो अच्छा है, क्योंकि भारत में क्या हो रहा था अभी तक, एक रिकवरी पर 4 नए केसेस आ रहे थे। तो वो एक एवरेज जो कम हुई है वो एक अच्छी बात है, पर वैसे कोई भी अच्छी खबर नहीं है कोरोना को लेकर सर। कोरोना को लेकर लगातार बुरे अपडेट्स हैं और ऐसे में दीप, जाहिर सी बात है कि मुझे नहीं पता कि किस चीज की खुशी या राहत फील करनी चाहिए अमेरिका को या हमें। अभी तक तो मुझे, अब अगर आप इसी को ये कह दें कि ये फ्लैटनिंग ऑफ कर्व है कि मामले नहीं बढ़ रहे हैं, इसमें खुश होना चाहिए तो अच्छी बात है। 2,500 लोगों की रोज मौत होना, 25,000 लोगों का संक्रमित होना किसी भी लिहाज से अमेरिका में कम नहीं है। और दूसरी बड़ी चीज जो है वो ये कि लॉकडाउन जहां जहां खोल रहे हैं वहां पर दिक्कतें बढ़ रही है, और अगर यही ट्रेंड जो अमेरिका का है वो बाकी देशों में हमारे यहाँ भी दिखे तो फिर आप समझ सकते हैं कि आने वाला समय और टफ रहेगा, इतना आसान है नहीं। तो इस वक्त और दूसरी चीज ये कि कोरोना की दवाओं को लेकर अब एक सिंपल चीज मैं आपको बताता हूं। हमारे यहाँ एक चीज चलती है और उसका नाम है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। दीप, मैं अगर आपसे अभी पूछूं ना तो आप मुझे 4 इलाज कोरोना के पक्के तौर पे बता देंगे कि कैल्शियम की गोली रोज खाइए, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, रात को दूध हल्दी पीकर सो जाइए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। अगर हम में से हर आदमी एक तरह से डॉक्टर की तरह एडवाइस करने को तैयार है कोरोना पर, 4 इलाज सबको पता है, तो फिर दुनिया में अगर 50 दवाइयों की कंपनियां हैं, वो 6 महीने बाद अगर कोरोना की दवाइयों के बारे में अगर ये रोज कह के हम भी ट्रायल कर रहे हैं, हम भी ढूंढ रहे हैं, हम भी ये कर रहे हैं, तो उसमें कोई नई बात और बड़ी बात है नहीं। लेकिन पॉइंट ये है कि किसको ये ट्रायल में सक्सेस मिलती है, कब मिलती है, कब वैक्सीन बनता है। अल्टीमेटली जब तक कोरोना का वैक्सीन बनकर नहीं आता तब तक इससे जो खतरा है फैलने का और जान का, वो खत्म होगा नहीं, और वो लगता नहीं कि अगले 4-6 महीने में आपके सामने दिखेगा कि वैक्सीन बनकर तैयार है। तब तक आपको हमेशा डर डर के जीना है, तब तक डर डर के। एक बार आपने टीका लगा लिया तो आपको पता है कि अब मैं कोरोना प्रूफ हो चुका हूं, लेकिन वो टीका बनना चाहिए, लगना चाहिए, और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक मुझे लगता है कि कोरोना का डर और कहर कम हो सकता है, खत्म नहीं हो सकता। और ऐसी सिचुएशन में हकीकत से हमें आंखें नहीं मूंदनी है, उम्मीद पर कायम रहना है। उम्मीद से ही दुनिया चलती है, लेकिन उम्मीद रखनी है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना है कि भाई सब कुछ ठीक हो गया। तो मेरा पॉइंट सिंपल है, इन आंकड़ों में कमी आना बहुत जरूरी है। जब ये कमी आएगी तो कॉन्फिडेंस आपका और बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस इस हिसाब से बढ़ेगा कि लॉकडाउन तेजी से खुलना चाहिए, लाइफ बैक टू नॉर्मल जल्दी होनी चाहिए, कामकाज शुरू होना चाहिए, इकोनॉमी पटरी पर आनी चाहिए, और मुझे लगता है इन सब चीजों में बड़ा वक्त है। तो कोरोना को लेकर पता नहीं, मैं कहीं भी किसी भी तरह से उत्साहित नहीं हूं कि कोई चीज अच्छी दिख रही है। चीजें खराब और नहीं हो रही है, इससे खुशी होनी चाहिए, तो कम से कम मुझे तो नहीं होती। जिसको होती है उसे हो, लेकिन मुझे तो नहीं होती कि चीजें और खराब नहीं हो रही है। 2,500 लोग मर रहे हैं रोज, 25,000 रोज और नए आ रहे हैं, 30,000 नहीं आ रहे हैं, इसमें हमें खुश हो जाना चाहिए। मुझे तो इसमें कोई खुशी का कारण नहीं दिखता या संतोष का कारण नहीं दिखता कि सेटिस्फाई हो जाए। तो मुझे लगता है अभी भी कोरोना को लेकर, और दूसरा ये कल ट्रम्प साहब ने कहा ही कि हम लॉकडाउन खोलेंगे, ओपन अप करेंगे, उसमें कुछ लोगों को बहुत गंभीर परिणाम से मतलब सिंपल है, कई और लोगों की जान जा सकती है। तो अल्टीमेटली वही है, आप और मुझे अगर कोई भी पूछे पैसे और जान में आप किसको पसंद करेंगे, जाहिर सी बात है हर आदमी जिंदा रहना चाहता है, कैसे भी रहे।
आप देखिए फिर ऐसी सिचुएशन बड़ी मुश्किल है, टफ है। आगे आने वाला समय आसान नहीं है, बड़ा टफ है दीप। बिल्कुल अनिल जी, आने वाला समय आसान तो नहीं है, और जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, चिंता भी कोरोना की बढ़ रही है, तो वहां पर तो बड़ा फोकस है। पर आज बाजार का फोकस रहेगा एक्सपायरी पर। तो सर, आज के सेटअप की बात करते हैं। ग्लोबल तो खैर नेगेटिव ही रहा है, पर बाकी जो संकेत है वो कैसे आ रहे हैं सर? बाकी संकेतों में एफआईज के संकेत मैंने न्यूट्रल साइड पर रखे हैं, घरेलू फंड के संकेत मैंने न्यूट्रल रखे हैं, वायदा कारोबार के संकेत भी दीप मैंने न्यूट्रल रखे हैं। सेंटीमेंट सावधानी भरा है, कोशिश है, और ट्रेंड न्यूट्रल है। अब आइए आपको आज की मैं रेंज दे दूं। रेंज के लिहाज से 9000 9100 आज के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है। 9350 9450 निफ्टी के लिए आज की ऊपरी रेंज आपकी निकल कर आएगी। बैंक निफ्टी में कल ही की रेंज है, कोई खास बदलाव नहीं है। 18900 19050 ये कल ही का जोन था कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, कल यहीं से सपोर्ट लेकर घूमा। इसके नीचे अगर फिसल कर ट्रेड करता है या निर्णायक रूप से ब्रेकडाउन के संकेत देता है तो 18200 18500 तक की रिस्क नीचे के लिए खुलती है। ऊपरी स्तरों पर 19900 20250 ये हायर जोन है जो निफ्टी के बैंक निफ्टी के लिए आप ऊपर का मानकर चल सकते हैं दीप। बिल्कुल, तो ये जो आज की जो अहम रेंजेस हैं उन पर आपको बात करनी है। पर इंट्राडे के लिहाज से देखें सर, तो जो छोटी, बड़ी और मीडियम रेंज आती हैं वो किधर निकल कर आ रही है? 9150 9300 आज की स्मॉल रेंज है दीप। 9100 से लेकर 9350 ये मीडियम रेंज है। ज्यादा संभावना ये कि हम इस रेंज से काम चला लें, लेकिन चूंकि एक्सपायरी का दिन है तो आपको हायर रेंज के लिए तैयारी रखनी चाहिए। 9050 9450 ये बड़ी रेंज हो सकती है। बेसिकली 9050 आज के लिए एक्सपायरी के लिए आज से मजबूत सपोर्ट जोन है, वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। बैंक निफ्टी 19250 19850 ये बैंक निफ्टी की छोटी रेंज है। 19050 से 20050 ये बैंक निफ्टी की मीडियम रेंज है, और 18900 से 19250 ये बड़ी रेंज है। 18900 के नीचे फ्री फॉल है, उसके बाद बैंक निफ्टी को कोई बचा नहीं पाएगा। आपके लिए आखिरी उम्मीद यही है 18900 19050 ये 150 पॉइंट की रेंज बेहद मजबूत सपोर्ट है। ये टूटा तो फिर बैंक निफ्टी गया। बिल्कुल, तो 19,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाता है और स्पेशली 18,900 के नीचे जाता है तो चिंता ज़रूर बढ़ेगी, और 9,050 आपके लिए आज अहम सपोर्ट रहेगा जहाँ तक निफ्टी का सवाल है। सर, जिनकी जो एग्जिस्टिंग मंदी या तेज़ी की पोजीशन है उन्हें क्या ध्यान में रखना चाहिए? 9100 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी। निफ्टी पर अगर आपकी तेजी की पोजीशन है तो 19200 बैंक निफ्टी का आपका होना चाहिए। वैसे 18900 निकल कर आता है, लेकिन मैं इतना रिस्क रखना नहीं चाहता लोगों के लिए, तो 19200 इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर आपका बैंक निफ्टी पर स्टॉप लॉस होगा। शॉर्ट पोजीशन जिनकी है उन्हें 9350 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए निफ्टी पर, क्लोजिंग भी इंट्राडे भी। स्टॉप लॉस छोटे दे रहा हूं दीप आज, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है, बड़े मुंह आते तो मुझे रिस्क ज्यादा नहीं रखनी लोगों के लिए। और 19,900 बैंक निफ्टी के लिए शॉर्ट साइड पर आपका ऊपर का स्टॉप लॉस है। ये लेवल आपको ध्यान में रखने हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पर स्टॉप लॉस के लिहाज से। ओके, तो ये तो है रही एग्जिस्टिंग पोजीशंस की बात है। क्योंकि एक्सपायरी का दिन है सर, आज नई पोजीशंस कैसे बनानी चाहिए? निफ्टी बेचे 9350 के स्टॉप लॉस के साथ, नीचे 9200 9150 9100 और 9050 ये चार टारगेट। हर 50 पॉइंट पर निफ्टी पर सपोर्ट है दीप, तो 50-50 पॉइंट नीचे के टारगेट्स आप मानकर चलें। खरीदना जो लोग चाहते हैं वो 9100 की रेंज में खरीदने की कोशिश कर सकते हैं। 8900 का स्टॉप लॉस लगाकर 9150 200 और 9250 ये तीन टारगेट आपके लिए निफ्टी पर खरीदारी करने के लिहाज से ऊपर के होंगे, तो रेंज में रहेगा। उस लिहाज से आपको 9000 एक्सपायरी के लिहाज से बड़ा सपोर्ट मानकर चलना है। उसके आसपास 9050 के आसपास खरीदे तो कोई हर्ज नहीं है, वहां एक चांस लिया जा सकता है। जो लोग बैंक निफ्टी ट्रेड करना चाहते हैं वो 19900 के स्टॉप लॉस के साथ बेच सकते हैं बैंक निफ्टी को, और अगर गैप से नीचे खुल जाए तो कल के हाई 19850 19800 पर ही स्टॉप लॉस को सरकार ने 19,500 पहला टारगेट होगा, 19,250 19,050 और 18,950 ये चार टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में आपको करनी चाहिए बिक वाली। और जो लोग बैंक निफ्टी खरीदना चाहते हैं वो 18,950 19,050 इस 100 पॉइंट की रेंज में या 19,100 के नीचे से ही आप सोचना शुरू कर सकते हैं खरीदने का, वहां पर आप खरीदने की सोचें। और स्टॉप लॉस लगाइए आप 18,850 का, ऊपर 19,200 19,450 19,650 तक आपको फिर से मिलता है, वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है दीप। तो ये है आपके लिए वो रेंज। लेकिन साथ ही
मेरा पॉइंट ये कि इस रेंज पर आप फोकस ये करके रखें कि किस तरह से बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ता है। अब प्रॉब्लम ये है कि तोड़कर अगर एक आध मिनट के लिए जाता है और वो नहीं डिसाइसिवली ब्रेक करता है तो दिक्कत है। तो आपको थोड़ा सा नजर रखना पड़ेगा ऊपर या नीचे की तरफ, दोनों रेंज में किस तरफ ये तोड़ने की कोशिश करता है। बिल्कुल, तो ये कुछ अहम रेंजेस हैं जिन पर आपको नज़र रखनी है, और निफ्टी पर स्पेशली जैसे कि अनिल जी बोल रहे हैं, हर 50 पॉइंट पर आपको या तो सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस मिलेगा। तो आज का जो ट्रेंड है वो पकड़ना आपको ज़रूरी है। सर, एक्सपायरी वाले दिन पीसीआर 1.3 पर है, और विक्स हमने देखा कि कल थोड़ा कूल ऑफ हुआ है, 5% गिरा भी था। जी हाँ, दोनों ही कंफर्टेबल जोन में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पुट कॉल रेशियो भी जब सीरीज की शुरुआत में 1.89 पर था तो हमने कहा ही आपको कि बहुत ओवरबॉट है, ये इतना चलेगा नहीं, और वहां से आप देखिए 2 दिनों में कितना बढ़िया करेक्शन भी हुआ। अब पुट कॉल रेशियो कंफर्टेबल है, बिल्कुल ना ओवरबॉट है ना ओवरसोल्ड है, एकदम कंफर्टेबल है। सेक्टर्स में दीप मैंने आज वही वापस कल की कल सेम कमेंट्री है मेरी। बैंक्स, एनबीएफसी सेल ऑन राइज, कल वापस बैंक एनबीएफसी ऊपर आए अच्छे खासे। अब आज देखिए वहां पर थोड़ी कमजोर शुरुआत होने के आसार हैं। फार्मा, बायोन डिप्स, ये स्ट्रेटेजी है जो वही आपको फॉलो करनी है, इसमें कोई बदलाव नहीं। ओके, ठीक है, तो वही सेक्टर्स है, एक बार फिर से फोकस रहेंगे हर रैली पर। बैंक्स, एनबीएफसीज बेचें, फार्मा, बायोन डिप्स है। सर, अब जब जो आज के क्यूज हैं उसकी बात करें तो फंड फ्लोज, एफआईडीआईज दोनों आपने नेगेटिव से न्यूट्रल कर दिए हैं, तो ये एक संकेत है, इसके बारे में बताएं सर। और जो वायरा कारोबार के संकेत आ रहे हैं उससे कौन से लेवल्स निकल कर आते हैं? दीप, नेगेटिव से न्यूट्रल करने की एक वजह है कि आंकड़े कल के इतने खराब नहीं है। कल देखिए एफआईज ने कैश मार्केट में बेचा जरूर है 500 करोड़ के आसपास का, 494 करोड़ का, लेकिन सामने 510 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे हैं और 235 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स। तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग, थोड़ी खरीदारी इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स में हुई है, और बिकवाली का दबाव थोड़ा सा कैश में कम हुआ है। उस लिहाज से ये आंकड़े नेगेटिव से न्यूट्रल साइड पर आते हैं। घरेलू फंड के आंकड़े भी नेगेटिव 2 दिनों से लगातार बेचे थे, लेकिन कल उन्होंने 322 करोड़ की खरीदारी की है। हालांकि ये खरीदारी बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी की तो है। उस लिहाज से मैंने न्यूट्रल मानकर चलता हूं, तो आंकड़े थोड़े से न्यूट्रल हुए हैं। अब आइए आपको वायदा कारोबार के आंकड़े बता दूं। कल के सेशन में 4 लाख शेयर निफ्टी में कम हुए हैं और प्रीमियम 10 पॉइंट के आसपास की आती हुई दिखी है। आज के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल 9300 का पहले निकल कर आता है, जहां 8 लाख शेयर पुट में है, 10 लाख शेयर कॉल्स में है आज वाली सीरीज में। लेकिन पॉइंट ये है दीप की पोजीशन इतनी कम है, 10-12 लाख शेयरों की निफ्टी में अगर पोजीशन हो एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले, या यूं कहें कि एक्सपायरी के दिन शुरुआत करने के लिहाज से, तो आप ज्यादा कुछ उसमें निकाल नहीं पाएंगे। इसलिए बड़े लेवल पर ही फोकस करना है। बड़े लेवल में सिंपल है, 9000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है डेटा के लिहाज से, 9500 बड़ा लेवल है ऊपर की तरफ। ये 17 लाख शेयर 9000 के पुट में है और 19 लाख शेयर 9000 के कॉल्स में है, 9500 के कॉल्स में। ये तो बात हुई निफ्टी की। आइए बैंक निफ्टी 22 पॉइंट के डिस्काउंट पर बंद हुआ है। डिस्काउंट भी लगभग उतना ही रहा है, 25 पॉइंट का 22 पॉइंट हुआ है। पुट कॉल रेशियो हम बात कर ही चुके हैं। सिंपल है, 19,000 सपोर्ट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए, और वहां पर 4 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, और 20,000 ऊपर की रुकावट का लेवल है जहां 4 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। इस बीच में 19,500 पर थोड़ी 2-3 लाख शेयरों की पोजीशन है। तो डेटा बहुत कम है, इतने ज्यादा है नहीं कि आप बहुत क्लियर कट ये कह सकेंगे ये पॉइंट टूटते ही बहुत जोर से गिर जाएगा या ये पॉइंट टूटते ही बहुत जोर से बढ़ जाएगा। तो डेटा कम है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना चाहिए, सिंपल। बिल्कुल, तो डेटा कम है, थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। लगभग 1000 पॉइंट की रेंज आपको बैंक निफ्टी पर दिख रही है, और ऑलमोस्ट 500 पॉइंट की रेंज आपको निफ्टी पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए, यह है आज का सेटअप। हमारे गेस्ट भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, जानेंगे कि उनके कौन से स्टॉक्स हैं जो आज फोकस में रहेंगे। पर उससे पहले देख लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक्स पर आज आपको एक्शन देखने को मिलेगा, कुछ नतीजे भी आए हैं, और साथ ही ब्रोकरेज एक्शन किधर है। हमारे साथ पूजा, देवांशी और आशीष तैयार हैं। पूजा, आपसे शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग। आज के जो ट्रिगर्स हैं और कुछ जो अर्निंग्स आई हैं मार्केट बंद होने के बाद, उनके बारे में बताइए। जी, शुरुआत नतीजों से कर लेते हैं। आज निफ्टी से एचसीएल टेक के नतीजे आएंगे, एफएनओ से आरबीएल बैंक अपने नतीजे घोषित करेगी, और कैश सेगमेंट से सायन, जिलेट इंडिया, एसकेएफ इंडिया, सिक्योरिटीज, ये कुछ ऐसे कंपनी है जो कि कैश सेगमेंट से अपने नतीजे घोषित करेगी। तो नतीजे काफी सारे हैं, यहाँ नजर आज रखिए। कल जो मार्केट बंद होने के बाद नतीजे आए हैं उसमें येस बैंक, जो नतीजे आए हैं वो अनुमान के मुताबिक ही थे। इसी तरह के नंबर्स की हम उम्मीद भी कर रहे थे, क्योंकि जनवरी के बाद से इतना कुछ ज्यादा बिजनेस बैंक ने किया नहीं
मॉरेटोरियम के चलते, लेकिन एक जो इस बार मुनाफे में दिखी है कंपनी, वो एक वन टाइम एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम था 6000 का, जिसको कि 81 बॉन्ड्स जो कि राइट ऑफ हुआ है, उसकी वजह से कंपनी मुनाफे में दिख रही थी। अगर वैसे एडजस्टेड देखेंगे तो कंपनी ने करीब 3600 करोड़ का घाटा इस बार दर्ज किया है, और वो जो 81 बॉन्ड राइट ऑफ हुए हैं उसी की वजह से हमने देखा कि ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में भी गिरावट हल्की दर्ज हुई है। लेकिन अगर कोर प्रदर्शन देखेंगे तो काफी ज्यादा कमजोर थे येस बैंक के। इसके अलावा जेएम फाइनेंशियल्स, यहाँ पे नंबर सपाट ही हैं। आय में करीब 6% की बढ़त हुई है, मुनाफे में करीब 1.5% की बढ़त हुई है, और इसके अलावा बोर्ड ने करीब 20 पैसे प्रति शेयर के डिविडेंड की भी घोषणा की है। तो आज यहाँ पर नजर रखिए। इसके अलावा कुछ खबरों में आज मारुति भी फोकस में रहेगा। मनेसर प्लांट में प्रोडक्शन कंपनी दोबारा शुरू करेगी, 12 मई से ये प्रोडक्शन शुरू होगा, तो आज मारुति पर भी नजर रखिए। बिल्कुल, तो अर्निंग्स के रिएक्शंस आने वाले हैं, साथ ही कुछ दिग्गज कंपनीज भी फोकस में रहेंगी। देवांशी से भी जान लेते हैं कि उनके पास कौन से स्टॉक्स हैं जो फोकस में रहेंगे। बताएं देवांशी। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले डॉक्टर रेड्डीज पर आप नजर रखें। कंपनी को एक माइग्रेन की नई जो दवा है, इसको यूएस एफडीए से मंजूरी मिल चुकी है। एडलवाइस ग्रुप पर नजर रखें, जहां पे इकरा ने एडलवाइस हाउसिंग और एडलवाइस फाइनेंस की लॉन्ग टर्म रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है, ये और आउटलुक भी नेगेटिव कर दिया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर आप नजर रखें, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अब आईडीबीआई कैपिटल, साथ ही एसबीआई कैपिटल मार्केट्स और येस सिक्योरिटीज को मर्चेंट बैंकर्स के तरीके से नियुक्त किया है। ओएफएस के जरिए सरकार की 15% की जो हिस्सेदारी है वो बेचने के लिए इनको नियुक्त किया है। लिकर स्टॉक्स पर नजर रखें, जहां पे यूपी सरकार ने लिकर पर एक्साइज ड्यूटी अब बढ़ा दी है। हर लिकर में 10 से 20 रुपए अतिरिक्त अब आपको देने होंगे, और साथ ही तमिलनाडु ने भी लिकर प्राइसेस में करीब 20 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। आज से दुकानें खुलेंगी, इस पर नजर रखें। आखिर में फंड एक्शन में सुप्रीम पेट्रोकेम पर नजर रखें, जहां पे प्रमोटर सुप्रीम इंडस्ट्रीज ने करीब 10.5 लाख शेयर्स खरीदे हैं। 163 रुपीज 80 पैसे प्रति शेयर के भाव पर यह खरीदारी होती हुई दिखी। ओके, तो लिकर स्टॉक से एक बार फिर से फोकस में आ रहे हैं। ये तो जब दिल्ली सरकार ने ड्यूटी बढ़ाई थी तभी अनिल जी ने भी बताया था कि वे बाकी सरकार भी करने वाले हैं, और वैसा ही हो रहा है। चलिए जान लेते हैं कि आज ब्रोकरेज एक्शन किधर देखने को मिलेगा। फॉरेन ब्रोकरेजेस किधर फोकस कर रही हैं एफआईआर में। आशीष हमारे साथ तैयार हैं। आशीष, सबसे पहले तो बताइए कि अर्निंग्स के लिहाज से कौन से स्टॉक्स फोकस में आ रहे हैं। अर्निंग्स के लिहाज से तो नहीं है रिपोर्ट्स मेरे पास, लेकिन अगर आप देखें ना तो सेक्टर स्पेसिफिक रिपोर्ट्स आज ढेर से आ रही हैं, काफी ज्यादा रिपोर्ट्स आई हैं। सबसे पहले आप देखिए कि रियल एस्टेट सेक्टर पर जेफरीज की रिपोर्ट आई है, जहां पर ये कहा जा रहा है कि 7 साल के बाद अब हो सकता है कि रियल एस्टेट की डिमांड में एक रिवाइवल देखने को मिले। अब इसके पीछे का तर्क ये दे रहे हैं कि 2008 के हिसाब से अगर आप देखें तो जो होम लोन रेट्स हैं अभी फिलहाल उसी स्तर पर आ गए हैं, तो ये हो सकता है कि आगे जाके एक पॉजिटिव मोमेंटम बिल्डअप करता दिखे। गोदरेज प्रॉपर्टीज पर एक खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य दे रहे हैं 945 रुपए का, और गोदरेज प्रॉपर्टीज इनकी सेक्टर में सबसे ज्यादा पसंदीदा पिक है। डीएलएफ पर भी खरीदारी की राय दे रहे हैं 186 रुपए के लक्ष्य लिए। प्रेस्टीज एस्टेट्स खरीदारी की राय है 246 रुपए के लक्ष्य लिए, और शोभा पर भी खरीदारी की राय है 311 रुपए के लक्ष्य लिए। फार्मा स्टॉक्स पर आज ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं। सबसे पहले बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट है, जहां पर ये कहा जा रहा है कि यूएस में जो है इंजेक्टेबल्स और रेस्पिरेटरी की डिमांड काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, और अगर ये डिमांड मोमेंटम जारी रहा तो हो सकता है कि सेक्टर की री रेटिंग भी हो सकती है। किडेला पर न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, और लक्ष्य जो है 386 से घटाकर 347 कर दिया है। डॉक्टर रेड्डीज पर न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार है, लक्ष्य 3833 से बढ़ाकर 3874 कर दिया है। ग्लेनमार्क फार्मा खरीदार की राय बरकरार है, लक्ष्य 340 से बढ़ाकर 373 कर दिया है। सीएलएससी की भी रिपोर्ट आई है फार्मा स्टॉक्स पर, जहां पर लुपिन को डाउनग्रेड कर दिया है। अब आउट परफॉर्म की रेटिंग बदलकर ये बिकवाली की राय दे रहे हैं, लेकिन लक्ष्य जो है 660 से बढ़ाकर 780 कर दिया है। ये कह रहे हैं कि मौजूदा भाव के हिसाब से अगर आप देखें तो रिस्क एंड रिवॉर्ड आकर्षक नजर नहीं आ रहा है। एबिट इंडिया पर भी जो है रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है, और लक्ष्य जो है बढ़ाया है 16,850 से बढ़ाकर 20,320 रुपए कर दिया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर देखिए एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है। सीएलएससी थोड़े से नेगेटिव नजर आ रहे हैं, वहीं यूबीएस पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। सीएलएससी की रिपोर्ट देखिए, कह रहे कि मांग को लेकर अभी भी काफी ज्यादा अनिश्चितता है। मार्जिन जो है इनकी रिफाइनिंग मार्जिन, इसमें भी आगे दबाव की आशंका नजर आ रही है, जिसके चलते आईओसी पर इन्होंने फिर से बिकवाली की राय दी है। लक्ष्य 105 रुपए से घटाकर 65 रुपए कर दिया है।
एचपीसीएल पर भी फिर से बिकवाली की राय दी है, लक्ष्य 210 से घटाकर 180 कर दिया है। लेकिन यूबीएस थोड़े से पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मार्केटिंग मार्जिन एक्साइज ड्यूटी बढ़ने के बाद भी अगर आप देखें तो अबाव एवरेज ही नजर आ रहे हैं, जिसके चलते बीपीसीएल पर एक खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 500 का दिया है। एचपीसीएल पर भी खरीदारी की राय बरकरार है 325 रुपए के लक्ष्य के लिए। तो ये सेक्टर स्पेसिफिक रिपोर्ट्स हैं। तो ये हैं वो तमाम रिपोर्ट जिन पर आज एक्शन रहने वाला है। आइए करते हैं शुरुआत एक्शन की। हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। बिगुल पिक ऑफ द डे का। आप सबको नमस्कार। सबसे पहले कुणाल जी और राकेश जी, चूंकि वो पिक ऑफ द डे कल ही दे चुके तो मैं कंफर्म कर लूं कि वही है या कुछ नया। बंसल जी करिए शुरुआत। गुड मॉर्निंग अनिल जी पिक ऑफ द डे वही है। एसीसी पर खरीदारी की राय है, 1140 स्टॉप लॉस है, 1215 पहला टारगेट है और 1260 दूसरा टारगेट है। सेम पिक ऑफ द डे है। ओके कुणाल जी गुड मॉर्निंग, आपका भी सेम? अनिल जी बिल्कुल वही सेम पिक है, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर है। और उसके साथ अनिल जी जेके सीमेंट को भी देखना चाहिए, यहाँ पर भी बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर बना है। एक बुलिश फ्लैग पैटर्न निर्माणाधीन है और जैसे ही ब्रेकआउट आएगा इस स्टॉक में भी आपको बड़ी तेजी आज या कल में देखने को मिलेगी। तो दोनों काउंटर्स को रडार पर रखें। एसीसी और जेके सीमेंट दोनों चार्ट्स पर मजबूत लग रहे हैं। ओके एससीसी और जेके सीमेंट यहां पर खरीदारी करने की राय है आपकी तरफ से। गुड मॉर्निंग वागले साहब, बताइए आपका पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग। दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द डे है सेल अपोलो हॉस्पिटल। 1306 का क्लोज है, 1323 का मेरा स्टॉप लॉस होगा और 1260 तक के डाउनसाइड में देख रहा हूं। ओके 1260 तक गिर सकता है अपोलो हॉस्पिटल। 1320 का स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट पोजीशन बनानी है। पालविया साहब गुड मॉर्निंग, बताइए सर आप क्या करेंगे? गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए मैं बाय करके चलूंगा और वो ऑटोमोबाइल पैक से M&M मुझे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके का सेटअप है और जो ब्रेकआउट उसमें नियर टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म चार्ट पे देखने को मिला है, मुझे लगता है M&M को करंट लेवल पे बाय करके चलना चाहिए। मुझे लग रहा है इसमें 400 रुपए तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। तो 388 के आसपास इसका क्लोज था, इसको हम बाय करेंगे 382 के स्टॉप लॉस से और टारगेट होंगे 400 और 405 के। ओके 388, 400, 405 ये हैं टारगेट ऊपर की तरफ M&M में, जहां पर खरीदारी करने की राय है राजेश जी की तरफ से। 387 के आसपास स्टॉक हुआ है बंद। किरण जाधव साहब से भी ले ले उनकी पिक ऑफ द डे। किरण जी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। मेरी भी राय M&M पे ही है। कल मैंने BTSTT पे M&M बाय दिया था करीबन 3 सवा 3 के करीब। तो मेरा मानना है कि ये चार्ट पैटर्न काफी स्ट्रांग है। पिछले एक महीने के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है कि स्टॉप लॉस आपका 371 पे रखना चाहिए और मेरा पोजिशनल टारगेट करीबन 428 430 के देखने को मिल जाने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इसके लिए आपको 3 से 4 दिन लग सकते हैं, पर मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। ओके तो चलिए यहां पर राजेश जी और किरण जी की पसंद है सेम। आइए सेठी साहब का करते हैं स्वागत। सेठी साहब गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी पहली पिक और पिक्स ऑफ द डे। ढेर सारी। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए आज तो एक एक्सपायरी वीकली एक्सपायरी का दिन है और बाजार एक्सट्रीमली वोलेटाइल लग रहे हैं। कल की तर्ज पे बाजार जब कल सुबह खुले भी थे तो एक बार ऐसा लग रहा था कि बाजार में एक अच्छी खासी गिरावट होगी, बट हमने देखा ड्यूरिंग द डे चाहे कोई भी खबरों की वजह से हो, बट बाजार में एक शानदार तेजी हुई। मुझे लगता है उसी तरह का बाजार आज भी रहना चाहिए। आज वीकली एक्सपायरी का दिन भी है और फिर ये जो SGX निफ्टी भी जो इतना कमजोर दिख रहा है, मुझे लगता है एक तो HUL का स्टॉक पे जो ब्लॉक डील होने जा रही है नीचे के लेवल पे, मुझे लगता है चूंकि HUL का भी इंडेक्स पे काफी बड़ा वेटेज है तो उस वजह से भी मुझे लगता है ये गिरावट शुरुआती सत्र में जब ये HUL की ब्लॉक डील होगी इतने नीचे लेवल पे, तो मुझे लगता है उसका एक असर निफ्टी पे बिल्कुल देखा जाना चाहिए। बट वहां से हो सकता है बाजार फिर रिकवर करे। और मैं थोड़ा सेफ हूँ आज। मुझे लगता है आज मैं 5 स्टॉक्स कैश मार्केट के देना चाह रहा हूँ बिकॉज F&O स्पेस में थोड़ी वोलेटिलिटी ज्यादा लग रही है। जो पहला पिक ऑफ द डे के तौर पे मेरा स्टॉक रहेगा वो है एस्ट्रल पॉली। एक बहुत ही शानदार कंपनी है, एग्रीकल्चर सेक्टर को कैटर करती है, CPVC पाइप बनाने वाली एक लीडिंग कंपनी है। मुझे लगता है आज इस स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। आज का मेरा इसमें लक्ष्य रहेगा 960 रुपए का।
इसके अलावा मुझे ऑटो कंपोनेंट कंपनी सुंदरम फास्टनर्स अच्छी लगती है, जिन्होंने कल अनाउंस किया कि वो भी अपना प्लांट शुरू करने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है वहां पे एक अच्छी तेजी हो सकती है। तीसरा स्टॉक जो पिछले सप्ताह अगर आपको याद हो, मैंने 2-3 कैश मार्केट के स्टॉक्स सजेस्ट किए थे, उसमें एक एस्टेक लाइफ साइंसेस करके गोदरेज ग्रुप की कंपनी भी थी, कल उसमें 20% का सर्किट था। मेरा जो 1 महीने का टारगेट था वो कल ही अचीव हो गया एक्चुअली इन मैटर ऑफ जस्ट 5 डेज। आज मैं एक स्टॉक वहां से रिपीट कर रहा हूँ, क्विक हील टेक्नोलॉजीज, जो कि साइबर सिक्योरिटी की एक कंपनी है। मुझे लगता है जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा है, लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, फिर आपके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स काफी बढ़ गए हैं, मुझे लगता है ये जो साइबर सिक्योरिटी वाली जो कंपनियां हैं काफी अच्छा करेंगी, तो यहाँ से क्विक हील को खरीदारी करने की सलाह है। फिर फोर्थ स्टॉक रहेगा एक अच्छी केमिकल कंपनी, ये स्पेस बहुत ही अच्छा कर रहा है और मुझे लगता है यहाँ पे कई स्टॉक्स हैं जो हमने आपके चैनल पे कई बार मैंने भी रिकमेंड करे हैं और बाकी सब एक्सपर्ट्स ने भी अलग अलग समय पे कई स्टॉक्स को रिकमेंड करा। वहां से मैंने आज पिक किया विनती ऑर्गेनिक्स, एक बहुत ही शानदार कंपनी है, यहाँ पे खरीदारी करें। और फाइनली मुझे लगता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत अच्छा स्पेस होगा आने वाले क्वार्टर्स में, आने वाले सालों में। मुझे लगता है जिस तरह से चाइना का आइसोलेशन होके ये जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए कई एमएनसीज भारत की ओर रुख करेंगी, तो उसका फायदा ये व्हाइट गुड्स बनाने वाली कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में 2 ही अच्छी कंपनियां हैं। मुझे लगता है वहां से अंबर एंटरप्राइजेस में खरीदारी करें। ये भी कंपनी एक लीडिंग कंपनी है जो कि हर पॉपुलर ब्रांड्स के लिए एयर कंडीशनर्स, एलईडीज वगैरह बनाती है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी बहुत अच्छे अपसाइड यहाँ से मीडियम टू लॉन्ग टर्म में दिखा सकता है और आज के लिए भी मुझे अच्छा लगता है, तो यहाँ पे भी खरीदारी करने की सलाह। तो लंबी लिस्ट है सेठी साहब की 5 स्टॉक की। एस्ट्रल पॉली 960 रुपए के लक्ष्य के लिए आज खरीदिए, ये टॉपिक है। इसके अलावा सुंदरम फास्टनर्स, क्विक हील, विनती ऑर्गेनिक्स और अंबर एंटरप्राइजेज, ये सारे स्टॉक्स हैं जो पसंद है सेठी साहब को। सेठी साहब एक भी एफएनओ का स्टॉक नहीं, एक आध तो बोल दीजिए सर। बाय नहीं तो सेल ही। एफएनओ के स्टॉक्स तो है लिस्ट में, बट क्या है वो थोड़े एग्रेसिव, थोड़े रिस्की हो सकते हैं, तो मैंने अपने लिए बचा के रखे हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स उसमें जल्दी एक्शन नहीं ले पाएंगे। तो बाकी अगर आप चाहो तो मैं 2-3 नाम वहां से बता सकता हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं। मुझे एक तो एस्कॉर्ट्स आज के लिए अच्छा लगता है। मुझे लगता है एस्कॉर्ट्स एक ट्रैक्टर बनाने वाली अच्छी कंपनी है। जो नंबर्स आए हैं, मैंने पिछले वीक एमएनएम को डिस्कस किया था, एमएनएम फाइनेंशियल को डिस्कस किया था, वहां पे भी शानदार तेजी बनी है। मुझे लगता है एस्कॉर्ट्स में आज खरीदारी की जा सकती है। फिर एक ऑटो कंपोनेंट स्टॉक का मदरसन सुमी भी अच्छा लग रहा है करंट लेवल्स पे। फिर तीसरा स्टॉक चाहिए तो अमरा राजा बैटरीज भी मुझे करंट लेवल्स पे पसंद आता है। मुझे लगता है इन तीनों स्टॉक्स पे आज अगर एग्रेसिव ट्रेडर है तो लॉन्ग साइड पे इनकी पोजीशन जो शुरुआती सत्र में बाजार जब वीक खुलते हैं तो बिल्कुल खरीदे जा सकते हैं तीनों स्टॉक। ये आपने जो अपने लिए बचा के रखे ये रिस्की है या मतलब ज्यादा अच्छे वाले हैं कि ये सिर्फ मैं ही ट्रेड करूं, बाकी सबको क्यों बताऊं? ऐसा तो नहीं कि पहले मैं ले लूं एक बार आराम से 9:15 बजे, उसके बाद फिर नहीं, जो सबसे अच्छे हैं वो तो पहले बता दिए। ये जो थोड़े रिस्की है, जिसमें आपको जरूरत होगी कि थोड़ी निम्बल फुटेड होने की, स्क्रीन के सामने बैठने की, या आपको ट्रेडिंग का थोड़ा एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो उस लिहाज से मैंने सजेस्ट नहीं करे। बाकी ये थोड़े ज्यादा रिस्की है बिकॉज मुझे लगता है आज चूंकि एक्सपायरी का दिन है तो बाजार बहुत वोलेटाइल रह सकते हैं। और हालांकि जो शुरुआती गिरावट रहेगी उसमें मुझे लगता है एचयूएल का प्रेशर के कारण हम निफ्टी पे एक अच्छी गिरावट देखेंगे, बट उसके बाद मुझे लगता है एचयूएल पे मेरा व्यू थोड़ा अलग है। मुझे लगता है वहां से एक अच्छी तेजी बन सकती है, तो उस लिहाज से मैं बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ निफ्टी में भी। परफेक्ट। चलिए, तो ये आपके लिए बेहतरीन स्टॉक सेठी साहब की तरफ से 3 वायदा कारोबार के शेयर भी, एस्कॉर्ट्स, अमरा राजा और साथ ही मदरसन सुमी, ये 3 स्टॉक हैं, लेकिन तीनों ही किसी न किसी तरह से ऑटो से जुड़े हुए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ऑटो इससे जुड़े हुए एक और स्टॉक पर राय लेते हैं। राजेश जी जरा मारुति के चार्ट पर नजर डालिए और साथ ही वायदा कारोबार के डेटा देखिए। 12 मई से मानेसर का प्लांट फिर से शुरू करने जा रहे हैं, ये आई है खबर। क्या कुछ मजबूत दिख रहा है मारुति का स्टॉक? देखिए अनिल जी, अगर स्टॉक का अगर हम सेटअप देखें तो स्टॉक में हायर साइड पे जरूर एक सप्लाई बना हुआ है, बट स्टॉक का अगर हम नियर टर्म सेटअप देखें तो उसमें अभी भी जो सपोर्ट लेवल है वो 4750 के आसपास है, जो कि ऑलमोस्ट 100 रुपए नीचे है करंट लेवल से। तो मेरे हिसाब से 4750 ये एक लेवल है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में। अगर ये लेवल को मारुति बचा लेता है तो एक पुलबैक का ट्रेड जरूर बन सकता है, और जो कि इसको फिर वापस से 5200 5300 की रेंज में लेके जा सकता है। वो काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा हायर साइड पे। 5300 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे अगर मारुति क्रॉस करता है, 1-2 ट्रेडिंग सेशन इसके ऊपर रह जाता है, तो फिर मुझे लगता है कि मारुति में नियर टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट होगा, और थोड़ा सा मारुति में मुझे लगता है फिर वहां से एक अच्छा अपमूव बन सकता है, जो कि 500-600 की तरफ भी जा सकता है स्टॉक।
तो अभी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 4750 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके आसपास आता है स्टॉक तो एक बार बाय करना चाहिए। 40-50 रुपए का स्टॉप लॉस रखें वहां से। ऊपर में जो टारगेट अभी इमीडिएट लगते हैं वो 5200 तक के लगते हैं। ओके, 5200 तक के टारगेट्स इमीडिएटली रखते हैं। एक और स्टॉक है जिस पर राय लेना चाहता हूं सेठी साहब, वो है डॉक्टर रेड्डीज। एक तो इनकी माइग्रेन की दवा को मंजूरी मिली है, 2 रिपोर्ट्स भी आई हैं, जिसमें एक रिपोर्ट तो बड़ी इंटरेस्टिंग दिख रही है। 4250 के टारगेट के साथ सीएलएसए ने यहां पर राय दी है, और मेरिल लिंच ने 3874 का रखा है। उन्होंने 50 रुपए से बढ़ाया है टारगेट, लेकिन सीएलएसए ने टारगेट बढ़ाया है 3170 से सीधा 4250। क्या डॉक्टर रेड्डीज आप खरीदना पसंद करेंगे? अनिल जी, बहुत ही शानदार कंपनी है, और जिस तरह से फार्मा स्टॉक्स में एक बिल्कुल तेजी का माहौल है, और मुझे लगता है आने वाले क्वार्टर्स में भी इनमें एक अच्छी तेजी बनेगी। काफी अंडर परफॉर्म किया है पिछले 2-3 सालों में, और ये जो पिछले 2-3 महीने में जब से लॉकडाउन हुआ है, हमने देखा सभी फार्मा स्टॉक्स अपने निचले लेवल से लगभग 50-60% की तेजी तो एक जनरली सब में हो चुकी है। मुझे लगता है डॉक्टर रेड्डी जो कि एक लीडिंग फार्मा कंपनी है, अच्छा करना चाहिए। मैं इस स्टॉक पे बुलिश हूँ। हालांकि मुझे लगता है जिस दिन सेंटिमेंट खराब रहते हैं, या मैं एक्सपेक्ट करता हूं बाजार मई के महीने में काफी वोलेटाइल रहेंगे। ये वन साइडेड जो तेजी हमने अप्रैल में देखी वैसा बाजार नहीं होएगा। तो कोई भी गिरावट वाला दिन या अच्छी खासी एक कोई पैनिक वाला दिन होता है कोई भी कारण से, मुझे लगता है उस दौरान पे डॉक्टर रेड्डी जैसा जो फार्मा एक दिग्गज फार्मा कंपनी है उसमें बिल्कुल खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। ओके, तो डॉक्टर रेड्डीज में खरीदारी करने के मौके आप ढूंढिए। यस बैंक ये स्टॉक है जिसके रिजल्ट्स आए। बंसल जी, रिजल्ट्स थोड़ा सा एनालाइज करना भी मुश्किल होता हुआ दिख रहा है। फंडामेंटल राय में एक बार जरा सेठी साहब से लूंगा भी, मिले जुले नतीजे हैं, लेकिन एनपीए की और ग्रॉस और नेट लेवल पर थोड़ी सी कमी आई है, ये थोड़ा ठीक है, लेकिन बाकी इंटरनल्स देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि वापस से ट्रैक पर आने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। तो यस बैंक के चार्ट्स पर क्या राय है आपकी, और फिर मैं फंडामेंटल राय एक बार सेठी साहब से लूंगा। अनिल जी, चार्ट्स तो इसके प्योरली नेगेटिव है। ऊपर में 29 रुपए रेजिस्टेंस है, और स्टॉक में अनिल जी ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं, बट 22-23 रुपए तक इजीली गिर सकता है। और अनिल जी, नतीजों को भी एनालाइज करा है, जो क्वार्टरली ऑपरेशनल बेसिस पर नतीजे अच्छे लग रहे हैं। वो जो 81 बॉन्ड्स को राइट ऑफ करा है, 8,000 करोड़ के कुछ के 81 बॉन्ड्स को जो राइट ऑफ करा है, उससे इनकी एक्स्ट्रा इनकम हुई अनिल जी 6,000 कुछ करोड़ की। तो उसकी वजह से ऑपरेशनल इनकम अच्छी आ रही है। इस नंबर्स को नहीं देखना चाहिए, नतीजे तो ओवरऑल खराब ही हैं मेरी समझ से अनिल जी। ओके, तो नतीजे कमजोर है। आपकी क्या राय है सर सेठी साहब? अनिल जी, इस स्टॉक का अवॉइड करने की सलाह रहेगी। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए तो डेफिनेटली अवॉइड ही रहेगा। ये छोटी प्राइस का शेयर है बोल के कई लोग इससे काफी एक माउथ वाटरिंग लेवल समझते हैं, बट ऐसा मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस में बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स हैं जिनमें निवेश करना चाहिए। यस बैंक को अवॉइड करना चाहिए इन लेवल्स पे भी। मुझे लगता है डिस्पाइट द फैक्ट कि कई बड़े दिग्गज निवेशकों ने इसमें 10 रुपए के लेवल पे निवेश किया है, बट मुझे लगता है यस बैंक, या फिर आपका अगर 3 से 5 साल का व्यू है और आप एकदम बिल्कुल इस पैसे को भूलना चाहते हैं, 3-5 साल देखना ही नहीं चाहते, तो फिर डेफिनेटली इसमें देख सकते हैं। बट अदरवाइज मुझे लगता है बाजार में बहुत सारे विकल्प है अगर आपको प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस में निवेश करना है। सेठी साहब, जहां भी डील हो आज एचयूएल की, वहां खरीदेंगे आप इसे? नहीं, बिल्कुल अनिल जी, ये जो डील है इसका प्राइस है 1850 से 1950। अगर ये लोअर प्राइस बैंड पे डील होती है कोई कारण से, जो मैं नहीं समझता कि वैसा कुछ होगा, मुझे लगता है अच्छी एपेटाइट रहेगी। ये हालांकि एक खराब माहौल है, 25,000 करोड़ का फिगर भी बड़ा है, बट मुझे लगता है ये डील अपर प्राइस बैंड के आसपास होगी, तब फिर थोड़ा रुकूंगा। बट मुझे लगता है अगर 1850 के आसपास ये डील होती है और आपको अगर उस लेवल पे एचयूएल का स्टॉक खरीदने को मिलता है, तो मुझे लगता है आज ही इंट्राडे में ही आपको 100-150 रुपए वापिस से मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। और बाकी 1850 पे स्टॉक अगर आप कन्वेंशनल वैल्यूएशन के तरीके से देखें, हो सकता है पी मल्टीपल्स के लिहाज से आपको ज्यादा लगे, बट मुझे लगता है इस तरह की एक अच्छी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मल्टीनेशनल कंपनी, और सबसे अच्छी बात भारत में एक ऐसे सेक्टर को कैटर करती है जहां पे बहुत ही अच्छे प्रोस्पेक्ट्स है, डोमेस्टिक बेसिक कंजम्पशन स्टोरी, जहां पे एचयूएल के हर प्रोडक्ट आज जो लॉकडाउन के पीरियड में भी बिल्कुल धड़ल्ले से बिकते हैं, और ये हाल के दिनों में इनके सैनिटाइजर्स, इनके सोप्स, डिटर्जेंट्स और जो पर्सनल केयर वाले प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल्स तो और बढ़ी है कंट्रारियन टू पॉपुलर एक्सपेक्टेशंस। मुझे लगता है ये जो स्टॉक है 1850 के लेवल पे एक मीडियम से लंबी अवधि के लिए भी एक अच्छा निवेश का मौका होगा। और बाकी मुझे लगता है आज इंट्राडे ट्रेड के लिए भी अगर आपको 1850 के आसपास ही मिलता है
तो एक डेफिनेटली बाइंग अपॉर्चुनिटी है। मुझे लगता है आज ही बाय एंड ऑफ द डे हम वापस से इसको थोड़ा रिकवर होता बिल्कुल देखेंगे। ओके, आरबीएल बैंक आज नतीजे पेश करेगा। अपने नतीजों से पहले कल काफी मजबूत दिखा। राजेश जी, जरा इसके चार्ट्स और वायदा कारोबार के आंकड़े देखिए, किस तरह की पोजीशंस बनी है और क्या अगर आज कमजोर खुले बाजार के मूड के साथ तो खरीदेंगे आप? बिल्कुल अनिल जी, अगर ये कमजोर खुलता है तो इसको बाय करना चाहिए। जिस तरीके का इसका सेटअप है और पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में देखें जिस तरीके का ओपन इंटरेस्ट इसमें बढ़ते हुए दिखा है और जिस तरीके से पोजीशन बढ़ी, कल के सेशन में भी करीब 12% का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिला था। और अनिल जी, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो देखने को मिल रही है, इसकी जो कॉल्स के प्रीमियम है वो काफी हाई प्रीमियम दिखा रहे हैं। और जिस तरीके का सेटअप है, अगर हम देखें एट द मनी का कॉल अगर हम देखें 130 का कॉल जो कि 18 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अनयूजुअल सा प्राइस है। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके के कॉल की प्रीमियम से और जिस तरीके से 2-3 ट्रेडिंग सेशन में एक सपोर्ट बना है स्टॉक में और बाइंग एक्शन दिखी है, ये स्टॉक में मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ एक सरप्राइज आ सकता है और ये स्टॉक एक हायर साइड पे अच्छा मूव दिखा सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर कोई डिप मिलती है 126, 128 के आसपास अगर ये स्टॉक मिलता है तो बिल्कुल बाय करना चाहिए। मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस जो बनता है इसका 123 का है। ऊपर में मुझे लग रहा है 140 से 145 तक के टारगेट इसमें आते हुए दिखना चाहिए। 140-145 तक के टारगेट के लिए कर सकते हैं आप खरीदारी। एक और रिजल्ट आने वाला है एचसीएल टेक, जो शायद बाजार बंद होने के बाद ना जल्दी आता दिखे, जल्दी भी आ सकता है। तो एचसीएल टेक के नतीजे जो हम पहले सोचे थे शायद बाजार बंद होने के बाद आए, वैसा नहीं हो सकता, पहले भी आए। आइए अब करते हैं फर्स्ट ट्रेड की शुरुआत। एक्सपायरी के दिन एसजीएक्स निफ्टी थोड़ी रिकवरी के संकेत दे रहा है, थोड़ी, और डाउ फ्यूचर्स हल्की मजबूती के संकेत दे रहे हैं। ऐसे में आइए कैसा रहेगा ट्रेड, इसकी शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रस्तुतकर्ता पतंजलि दंत कांति, करोड़ों देशवासियों का भरोसेमंद हर्बल टूथपेस्ट। प्रायोजक गजब की खुशबू, गजब का स्वाद जो हमेशा रहे याद, एमडीएच का सब्जी मसाला, पैराफ्लेक्स वायर्स एंड केबल्स, सुरक्षा और विश्वास का प्रतीक, और मैदा ट्रांस फैट कोलेस्ट्रॉल रहित पतंजलि बिस्किट्स खाएंगे, हेल्दी इंडिया बनाएंगे। 2 दिनों की तेजी पर डाउ में कल लगा ब्रेक, 225 अंकों की गिरावट, ऊंचाई से करीब 400 अंक फिसलकर दिन के निचले स्तरों पर हुआ बंद, लेकिन डाउ फ्यूचर्स 125 अंक मजबूत। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या 75,000 के करीब। पिछले 24 घंटों में 2,500 से ज्यादा लोगों की मौतें और 25,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। भारत में कल 91 मौतों के साथ कोरोना से मरने वालों की संख्या हुई 1785, मरीजों की संख्या 53,000 के पार। महाराष्ट्र में कल 1200 से ज्यादा मामले आए सामने। जीएसके आज ब्लॉक डील के जरिए एचयूएल में बेचेगा अपनी पूरी 6.5% हिस्सेदारी। 1850 से 1950 रुपए का प्राइस बैंड, 26,000 करोड़ रुपए की होगी डील। यस बैंक का घाटा 1500 करोड़ से बढ़कर 3600 करोड़ रुपए के पार, लेकिन एसेट क्वालिटी में दिखा सुधार। नेट एनपीए 6% से घटकर 5%। आज आएंगे एचसीएल टेक के नतीजे, मुनाफा 3.25% घटने का अनुमान। वहीं आरबीएल बैंक के नतीजों पर भी रहेगी नजर। और मई महीने में फिर से एफआईज ने दबाया सेल बटन। कैश मार्केट में लगातार 3 दिनों की बिकवाली में बेचे अब तक 3,000 करोड़ रुपए के शेयर।
तैयार हो जाइए वायदा कारोबार के एक्शन के लिए, क्योंकि आज है मई महीने के पहले हफ्ते की एक्सपायरी। कमजोर शुरुआत 100 पॉइंट नीचे एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है, लेकिन क्या 9100 को बचा पाएंगे, वापस रिकवर होंगे, उतार चढ़ाव वाला सेशन रहेगा। किस तरह से भारतीय बाजार आज ट्रेड करेंगे और कहां होगी एक्सपायरी, लेंगे जवाब फर्स्ट ट्रेड में। आप सबका स्वागत है, नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। आज के ट्रेडिंग सेशन को शुरू करें उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि ग्लोबल संकेत हमें क्या बता रहे हैं इस समय। डाउ फ्यूचर्स लगभग 0.5% ऊपर है। अभी थोड़ी देर पहले रफ्तार पकड़ी है डाउ फ्यूचर्स ने 100 अंकों से ज़्यादा की, आपको वहां पर तेज़ी दिखेगी। तो सुस्ती की शुरुआत के बाद थोड़ी तेज़ी ज़रूर डाउ फ्यूचर्स ने पकड़ी है। एशिया की बाजार मिले जुले हैं, बट आप कह सकते हैं लगभग सपाट ही ट्रेड हो रहा है। 0.5% ऊपर या 0.5% नीचे आपको एक्शन देखने को मिलेगा। हांगकॉन्ग लगभग 0.5% नीचे है, चाइना एकदम फ्लैट है, जापान एकदम फ्लैट है। वहीं अगर आप कच्चे तेल में बात करें तो कल 5 दिनों के बाद गिरावट जरूर देखी शाम को। इस समय हल्की सी गेंस के साथ ट्रेड कर रहे हैं, पर ब्रेंट $30 के नीचे है। इसमें कैसा रहेगा आज का एक्शन, उस पर फोकस करेंगे। कौन से स्टॉक से फोकस में, उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। पूजा और आशीष हमारे साथ तैयार हैं। पूजा, पहले आप बताइए कौन से स्टॉक्स हैं आज खबरों में? जी, आज नतीजों पर काफी ज्यादा फोकस रहेगा। शुरुआत पहले जो आज आने वाले नतीजों से करते हैं। निफ्टी से एचसीएल टेक अपने नतीजे घोषित करेगा, वायदा बाजार से आरबीएल बैंक और कैश सेगमेंट से सीएंट और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज जैसी कंपनियां हैं जो कि अपने नतीजे घोषित करेंगी, तो यहां नजर रखिए। यस बैंक के भी कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे है, जिसमें कि एनआईआई में 50% की गिरावट देखी गई। कंपनी ने इस बार भी घाटा ही पोस्ट किया, लेकिन एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी करीब 6,64 करोड़ की कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम थी, उसकी वजह से कंपनी में मुनाफा दिखा रही है। लेकिन अगर वैसे देखेंगे एडजस्टेड तो घाटा ही दर्ज हुआ है और ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए में हल्की इस बार सुधार इस क्वार्टर देखने को मिला है। इसके अलावा जेम फाइनेंशियल्स नंबर्स यहां पर सपाट दिख रहे हैं। आय में करीब 6% की बढ़त हुई है और मुनाफे में 1.5% की बढ़त इस बार दर्ज की है कंपनी ने। मारुति मनेसर प्लांट में प्रोडक्शन 12 मई से कंपनी दोबारा शुरू करेगी, एक अपडेट आ रहा है कंपनी की तरफ से, तो यहां पर नजर रखिए। डॉक्टर रेड्डीज कंपनी को माइग्रेन की दवा के लिए एनडीए यानी कि न्यू ड्रग एप्लीकेशन की मंजूरी मिल चुकी है यूएस एफडीए की तरफ से, तो आज ये स्टॉक फोकस में रहेगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर भी नजर रखिए। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कंपनी का 15% विनिवेश करने के लिए जो सरकार करेगी उसके लिए अब कुछ इन्वेस्टमेंट मर्चेंट बैंकर्स को भी नियुक्त कर लिया है, जिसमें कि आईडीबीआई कैपिटल मार्केट और एसबीआई कैपिटल मार्केट जैसी कुछ कंपनियां हैं जिनको कि नियुक्त कर लिया है। तो इस पर जल्द ही यहाँ पर कुछ अपडेट होता हुआ नजर आएगा। और आखिर में बात करते हैं लिकर स्टॉक्स की। यूपी सरकार ने लिकर पर एक्साइज में बढ़ोतरी कर दी है। बढ़ोतरी से सरकार को सालाना करीब 4500 करोड़ की आय होने का अनुमान है। कोई बात नहीं। और इस बीच आपके सामने तुरंत प्रभाव से आने वाले हैं एचसीएल टेक के नतीजे। किसी भी मोमेंट आपके नतीजे फ्लैश होते हुए दिखेंगे और ₹2 का फाइनल डिविडेंड देने का ऐलान एचसीएल टेक ने किया है। मुनाफे का आंकड़ा मैं आपके सामने रखूंगा, जल्दी मुनाफे का आंकड़ा भी आपके सामने आने वाला, तो तुरंत प्रभाव से एचसीएल टेक के नतीजे आपकी स्क्रीन पर आने की तैयारी में। और जैसे ये नतीजे आएंगे हम आपके सामने रखेंगे कि रिजल्ट्स किस तरह के रहते हैं। एचसीएल टेक जी हाँ आने की तैयारी में। वैसे एक चीज़ और बता दूं कि दुनिया भर के बाजारों से थोड़े से मिले जुले से संकेत है। बहुत तेजी, बहुत मंदी नहीं है। हाँ, अमेरिका कल कमज़ोर जरूर बंद हुआ, लेकिन डाउ फ्यूचर्स 100-125 पॉइंट ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। हांगकांग कमज़ोर है तो निक्की थोड़ा सा मजबूत है, तो बड़े मिले जुले से एक्शन। 3,154 करोड़ रुपए, ये है मुनाफे का आंकड़ा। 3,154 करोड़ रुपए एचसीएल टेक का मुनाफे का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है। तो ये है एचसीएल टेक के नतीजों में पहला मुनाफे का आंकड़ा। लेकिन फाइनली हम देखेंगे कि किस तरह से आय रहती है, मार्जिन्स कैसे रहते हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं जिन पर हमें फोकस करना है। तो एचसीएल टेक के रिजल्ट्स में हम पूरा विस्तार से आगे देखेंगे कि क्या कुछ होता है। ओके, तो इस पर नजर रहेगी एचसीएल टेक पर। लेकिन उससे पहले बाजार भी खुलने की तैयारी कर रहे हैं। प्री ओपनिंग सेशन में आय 18,590 करोड़ रुपए की आय का आंकड़ा है। कुशल हमें जल्दी से बताएंगे कि नतीजे उम्मीद के मुताबिक रहे हैं, कम या ज़्यादा, प्लस साथ ही मार्जिन्स भी एक बार सामने आ जाए तो फिर हम एक बार ठीक अंदाजा लगाएंगे। अभी हमारे पास टाइम है, कोई हड़बड़ी और जल्दबाजी नहीं है। मार्केट आवर्स में फटाफट नतीजे आपके सामने होना जरूरी है। अभी बाजार खुलने में टाइम है, प्री ओपनिंग सेशन में भी टाइम है, और जो ट्रेड सेटल होगा उसके बाद हम देखते हैं कि एचसीएल टेक के रिजल्ट्स किस तरह। तब तक आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी कि किस तरह से नतीजे आते हुए दिखेंगे।